Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. So आज हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग यानी क्वांटिटी सर्विंग कॉस्टिंग का सेकंड लेक्चर है और हम प्रीवियस सेशन के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट यानी इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन हमने स्टार्ट किया था। एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है, देन एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, एस्टिमेशन क्यों हम करते हैं इस पर हमने बात किया था। एक बार फिर से हम एस्टिमेशन के नीड या रिक्वायरमेंट को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला रिक्वायरमेंट था एस्टिमेशन का, हमें जो प्रोबेबल कॉस्ट है वो मालूम चल जाती है प्रोजेक्ट की। दूसरा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए हेल्प करता है, टेक्निकल सैंक्शन भी एस्टिमेट बनकर ही मिलता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि इसका एक और इंपॉर्टेंस है टेंडर इनवाइट करने और कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करने के लिए। प्रोजेक्ट का जस्टिफिकेशन या नेसेसिटी भी एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेसिस पर ही डिसाइड होती है। दो अदर फैक्टर और होते हैं, पब्लिक डिमांड और साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। बट इन तीन फैक्टर्स में से एस्टिमेट भी एक फैक्टर होता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आ रही है, रफ टाइम का आइडिया लगता है, साथ में क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर का भी आइडिया लग जाता है कि कितना क्वांटिटी लगने वाला है। तो ये सब कई सारे इंपॉर्टेंस से एस्टिमेशन करने के, एस्टिमेट कॉस्ट पता करने के। देन हमने डिस्कस किया था एस्टिमेशन जो होता है या एस्टिमेट जो होता है रिटर्न फॉर्मेट, वो कितने प्रकार का होता है, प्रिलिमिनरी और डिटेल, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमने डिस्कस किया था। और हमने लेक्चर जो सम अप किया था, लास्ट जो हमने वाइंड अप किया था, वो हमने किया था यूनिट ऑफ मेजरमेंट और यूनिट ऑफ पेमेंट। तो जब भी हमें किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना है सभी प्रोजेक्ट में, तो तीन स्टेप होती है। सबसे पहले जितने भी उसमें आइटम या वर्क इन्वॉल्व है वो कितना क्वांटिटी में होने वाले, उनकी क्वांटिटी पता करना। दूसरा होता है जो भी हर एक आइटम है उसका पर यूनिट क्वांटिटी में कितना कॉस्ट आने वाली है, और उसको बोलते हैं रेट ऑफ दैट आइटम और दी वर्क। सपोज कि ब्रिक वर्क है तो कितना रुपीस पर क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क आएगा, ये पूरा हम कैलकुलेट करते हैं। और जो लास्ट में फिर हम रेट जो आया उस वर्क का, उसमें उसकी क्वांटिटी जो हमने स्टेप 1 में निकाली उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एस्टिमेट कॉस्ट हमारे पास आ जाती है। यानी कि जब हम आइटम और वर्क का मेजरमेंट कर रहे हैं तो किस यूनिट में करना है ये भी हमें पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और जब हम किसी भी आइटम का रेट निकाल रहे हैं रुपीस पर क्यूबिक मीटर, तो हमें पता होना चाहिए कि कितना उसका पेमेंट का रेट है। तो दो प्रकार की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट ऑफ पेमेंट। हमने ये भी डिस्कस किया था कि 99% ऑफ द आइटम्स एंड द वर्क के अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट ऑफ पेमेंट सेम होता है। इक्के दुक्के कुछ वर्क होते हैं जिनमें अलग अलग होता है, वो हमने डिस्कस किया था। जैसे ब्रिक्स के अंदर अलग होता है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन जो होता है उसके लिए अलग होता है। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर है, वहीं पर यूनिट ऑफ पेमेंट परसेंट क्यूबिक मीटर है। और ब्रिक्स में मेजरमेंट नंबर्स में होता है, बट पेमेंट जो होता है ब्रिक्स का वो परसेंट नंबर या 1000 नंबर्स के अकॉर्डिंग उसका रेट मेंशन किया जाता है बिल बुक के अंदर या रिकॉर्ड बुक या एस्टिमेशन के अंदर। तो आज का जो हमारा ये सेशन है ये पूरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डेडिकेटेड है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितने प्रकार की होती हैं और वही यूनिट ऑफ पेमेंट होगी मोस्ट ऑफ वर्क में, जिनके अलग है वो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया। तो आज इसके सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट यूनिट्स, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, जितने भी टोटल वर्क हैं उनको कितने यूनिट्स में हम मेजर कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कितना एक्यूरेसी से हमें मेजरमेंट करना है, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट वर्क जो होते हैं उनकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अब यहां पर 3 एग्जामिनेशन आ चुकी है हमारे पास, एसएससी जेई, दूसरा हमारे पास डीडीए जेई और डीएफसीसीआईएल। तो इन 3 एग्जाम्स को लेकर आपको प्रिपरेशन के लिए यहां पर सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है और इसीलिए हमने थोड़ा सब्जेक्ट्स को यहां बढ़ा दिया है। विजय सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 4 PM पर लेकर चल रहे थे, अब साथ में विजय सर 6 PM पर, विजय सर नया सब्जेक्ट 6:30 PM पर रेलवे इंजीनियरिंग उन्होंने स्टार्ट किया है, और मैं 5:30 PM पर एफएम लेके चल रहा था। साथ में अब 12 बजे दिन में एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी डेली हम लेके चलेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पर जितने भी हमारे पास आइटम या वर्क होते हैं, जितने भी आइटम्स हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं या जो वर्क हैं, ठीक है, जिनको हमें मेजर करना है, उनको हम अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं।
ऐसे कुछ वर्क होते हैं जिनका मेजरमेंट करना पॉसिबल है, तो उनमें से एक हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक वर्क, जिनका हम वॉल्यूम मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसे वर्क जिनका एरिया मेजरमेंट हो सकता है, वॉल्यूम नहीं हो सकता, उन्हें एरियल वर्क बोलते हैं। ऐसे वर्क जिनका लेंथ या विड्थ या डेप्थ मेजर हो सकता है, एरिया या वॉल्यूम मेजरमेंट नहीं हो सकता, उन्हें लीनियर वर्क कहा जाता है। ऐसे वर्क जिनमें वॉल्यूम या एरिया या लेंथ मेजर नहीं होता, बल्कि उनमें उनका वेट मेजर करना पड़ता है, तो ऐसे वर्क को हम ग्रेविमेट्रिक वर्क बोलते हैं। अच्छा, साथ में ऐसे भी कुछ वर्क होते हैं बच्चों, ये सब वो वर्क हैं जिनका हमें मेजरमेंट करना पॉसिबल है, जिनका मेजरमेंट करना पॉसिबल है, वो है वॉल्यूमेट्रिक, एरियल, लीनियर और ग्रेविमेट्रिक। ड्राइंग देखकर अगर हमारे पास प्लान, सेक्शन, एलिवेशन किसी बिल्डिंग का मौजूद है और जितने भी उसमें आइटम वर्क इन्वॉल्व हैं, या तो वॉल्यूम में या एरिया में या लेंथ में या हम वेट में उनका मेजरमेंट कर लेंगे। बट ऐसे भी कुछ वर्क होते हैं जो होना तो है किसी भी प्रोजेक्ट में, बट उनका मेजरमेंट करना पहले से पॉसिबल नहीं है। ऐसे जो वर्क होते हैं जिनका जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल ना हो ड्राइंग देखने के बदौलत, ड्राइंग देखने के बावजूद भी, ऐसे वर्क को बच्चों हम बोलते हैं लमसम आइटम्स। क्या बोलते हैं? लमसम आइटम्स। तो हमारा मेजरमेंट जितने भी हैं, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने वर्क को, आइटम को, 4 हमारी क्लास हो गई। ये ऐसे वर्क है जिनका मेजरमेंट करना पॉसिबल है, आइदर वॉल्यूम में, आइदर एरिया में, आइदर लीनियर मेजरमेंट, आइदर वेट मेजरमेंट। जिनका ड्राइंग देखकर में जो वर्क होने ये कंफर्म है, उन्हें हम लमसम आइटम्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रिक फेंस या प्लंबिंग या सैनिटेशन वर्क या वाटर सप्लाई वर्क, ये जितने भी वर्क हैं ये कंफर्म है किसी भी बिल्डिंग में पंखा लगेगा, उसमें सैनिटरी वर्क होंगे, उसमें प्लंबिंग वर्क होगा, सब चीजें होंगी। बट ड्राइंग में थोड़ी दिखता है कि पंखा कहां लगना है, कहां नहीं लगना, तो उनको हम ड्राइंग के बेसिस पर उनका मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप बताओ मैं पंखे को किस में नापूं? वजन में नापूं, लेंथ में नापूं, वॉल्यूमेट्रिक में नापूं? नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्क हो जाते हैं लीनियर वर्क। ऐसे भी कुछ वर्क होते हैं जिनका ड्राइंग देखकर मेजरमेंट करना पॉसिबल है, बट उनको नंबर में ही कर सकते हैं। जैसे मान लो कभी स्पेशल कोई ट्रैप्स वगैरह आते हैं, आप जानते हो नानी ट्रैप या गली, आपने ट्रैप सुने होंगे, जो आपके किचन में होते हैं, वाटर क्लोजेट्स वॉशरूम में होते हैं, बाथरूम में होते हैं, बेसिन के यहां पर होते हैं। तो जो ट्रैप्स होते हैं, जो नल वगैरह होते हैं, टैप जानते हैं, नल, तो जो नल होते हैं, अगर ड्राइंग में मेंशन है, इंफॉर्मेशन है, तो कर सकते हैं ऐसी कुछ चीजें, और उनको फिर हम नंबर में करेंगे। जैसे वॉश बेसिन हो गए नंबर में, इलेक्ट्रिक फैन हो गया नंबर में। तो अब इलेक्ट्रिक फैन जो है वो लमसम में भी आ सकता है, नंबर में भी आ सकता है। ड्राइंग अगर इंफॉर्मेशन है तो आप उनको नंबर में नापोगे, और नहीं है तो आप उनको लमसम बेसिस पे ले लोगे। क्लियर है? तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। व्हाट आर लमसम आइटम, ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ऐसे वर्क, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ऐसे वर्क जो हमें पहले से पता ही नहीं है, जिनको हम बोल सकते हैं ऐसे खर्चे, ऐसा वर्क जो भविष्य में हो सकता है, पहले से हमें नहीं पता। मान लो कि जो आपका पब्लिक है या किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर जो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल्डिंग बना रहा है, और एक व्यक्ति ऑनर, तो उसका एकदम से कुछ नया डिमांड आ गया कि यार आप जो हॉल है उसमें एक ऐसा पर्टिकुलर आर्च बनवा दो, या कोई ऑर्नामेंटल वर्क बना दो, या फायर प्लेस बना दो। अब ऐसी स्पेशल डिमांड आ गई कब? जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पे आ चुका है, जब चालू हो चुका था तब। अब वो पहले से नहीं पता था, उनको भी थोड़ा बहुत हमें लेके चलना पड़ता है। ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता, जो भगवान को पता है, जो खुदा न खास्ता हो सकती हैं, ऐसे चीजों को हम कंटिंजेंसी में लेते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा डिफरेंस, एकदम बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं कि कंटिंजेंसी क्या है और लमसम आइटम क्या है। कंटिंजेंसी वो जो भगवान को पता है, हमें नहीं पता, भविष्य में लग सकती है। सिंपल कंटिंजेंसी अगर एग्जाम में पूछते हैं, आपको एक वर्ड ढूंढना है, अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर, जो पहले से नहीं पता है।
उसका हम कुछ परसेंटेज ले लेंगे कि टोटल जितना भी कॉस्ट आएगा उसका इतना परसेंट ये मान लेंगे। 3 से 5% आपने सुना ही है। लमसम आइटम जो हैं ये ऐसे वर्क हैं, ये कंटीजेंसी से इस तरह डिफर करते हैं, ये होने हैं हमें पता है, प्लम्बिंग होना है, सैनिटेशन होना है, वाटर सप्लाई होना है, बट इनका मेजरमेंट इस प्रकार से हम नहीं कर सकते। वी आर अनेबल टू डू देयर मेजरमेंट एज पर दिस क्राइटेरिया आर टर्म्ड एज लमसम। दे आर कंफर्म टू अकर इन द प्रोजेक्ट। लमसम आइटम्स आर दी आइटम्स विच आर नोन एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन, जो पता थे बट उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। और जिनको नंबर्स में नापा जाए वो नंबर वाले हो गए, जिनका एग्जैक्ट मेजरमेंट करना पॉसिबल है वो ये सब हो गए। और जो हमें एस्टिमेशन के दौरान पता ही नहीं है, जो अनफॉर्सीन है, जो अननोन है पहले से, वो कंटीजेंसी हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया। ये हम जो कंटीजेंसी है ये हम कैसे लेते हैं, टोटल जितना भी कॉस्ट आएगा उसका कुछ परसेंटेज मान लेंगे ऑफ मटेरियल एंड लेबर। लमसम आइटम भी कुछ परसेंटेज मान लेते हैं। नंबर्स तो आप जानते हैं, नंबर तो नंबर में गिनेंगे, वॉश बेसिन 2 वॉश बेसिन, 4 वॉश बेसिन, 5 टैप यानी नल, 10 नल, ऐसे कुछ। ये वॉल्यूमेट्रिक, लीनियर, ग्रेविमेट्रिक जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें से ग्रेविमेट्रिक में कौन आएगा, लीनियर में कौन आएगा, एरियल में कौन आएगा, वॉल्यूमेट्रिक में कौन आएगा, इसके सिलेक्शन के कुछ सिद्धांत होते हैं कि जितने भी वर्क है उनमें से इसको वॉल्यूमेट्रिक मानना है, फलाने को ये मानना है, फलाने को ये मानना है, फलाने को ये मानना है। अब हम वो समझने चलते हैं, वो प्रिंसिपल एग्जाम में पूछते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रिंसिपल तो आपको क्वेश्चन में बता दूंगा, बट 100 बात की एक बात, ऐसा वर्क इसका लेंथ, विड्थ, डेप्थ तीनों डायमेंशन जो हैं जो वेरी करें वो वॉल्यूमेट्रिक वर्क। ऐसा कोई वर्क जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जिसमें तीनों डायमेंशन वेरी करते हैं, कोई भी फिक्स ना हो, ऐसा कोई वर्क जो बल्कि सा लगे, जो बहुत बड़ा, बिगर इन साइज, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, क्वांटम ज्यादा हो, बल्कि वर्क और जिनके तीनों डायमेंशन वेरी हो, वॉल्यूमेट्रिक। जो वर्क डीप हो, जो बहुत गहरा हो, उनको भी वॉल्यूमेट्रिक। ऐसा वर्क जो सरफेस वर्क हो, जो सतह कार्य हो, ऐसा वर्क जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन, कोई भी 2, एनी 2 वेरी करें, 2 ही वेरी करें, मतलब एक कोई भी, आइदर लेंथ, आइदर डेप्थ उसका फिक्स्ड हो जाए तो वो एरियल में नापा जाएगा। या तो वो सतह कार्य हो, जैसे प्लास्टरिंग, पेंटिंग क्या करते हैं, दीवार के अंदर की दीवार के ऊपर एरिया, सरफेस वर्क। ऐसे कुछ वर्क जो शैलो हों, शैलो मतलब डेप्थ कम हो, उनको भी एरियल में लेते हैं। जो उथले कार्य हों, जिनमें गहराई बहुत ज्यादा ना हो, वो भी यहां पे लेंगे। या तो ये, या तो ये, या तो ये कंडीशन। लीनियर में किसको लेंगे, ऐसे वर्क जिसमें कोई भी एक डायमेंशन, या तो लेंथ, या तो विड्थ, या तो डेप्थ, कोई एक वेरी करे, कोई भी 2 डायमेंशन जिसमें फिक्स्ड हो जाएं, जो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड फिक्स्ड कर दिए जाएं कि इस तो इसमें नापेंगे, ऐसे वर्क को लीनियर में नापते हैं। ऐसा कोई वर्क जिसमें एक डायमेंशन बाकी 2 की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा हो, या बाकी 2 किसी एक की तुलना में बहुत छोटे हो जाएं, तो उसको हम लीनियर वर्क में मेजर करते हैं। ऐसे कोई वर्क, ग्रेविमेट्री वर्क, ऐसे कोई वर्क जिनका मार्केट में प्रचलन, मार्केट में आदान प्रदान, जिनका भुगतान, जिनका पेमेंट, ऐसी कमोडिटी, ऐसे वर्क, ऐसे आइटम, ऐसे मटेरियल जिनका एक्सचेंज लोगों के बीच में वजन के आधार पे होता है, वो ग्रेविमेट्रिक में आ जाएंगे। जैसे स्टील वर्क, स्टील में आपको कोई अगर कोई लोहा चाहिए, दरवाजा, खिड़की, जो भी है, तो वहां पे कितना लंबा चौड़ा वो सब नहीं, कितना वजन का आप लोहा ले रहे हैं, कितना वजन की जाली है, कितने वजन का आपका आरसीसी वर्क कर रहा है, कितने वजन का रेनफोर्समेंट वायर है, कितने वजन का, कितने कुंटल में आपका बाइंडिंग वायर है, ये सब वहां पे मायने रखता है। क्योंकि स्टील जब मार्केट में खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा तो वो वजन के अकॉर्डिंग होता है, ना कि उसके शेप या लेंथ या विड्थ या डेप्थ। तो इसी बारे में एक बार समझ लेते हैं किताब में क्या लिखा है। देखो, प्रिंसिपल फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, पहला है द आइटम्स ऑफ द वर्क विच आर लॉन्ग, जो लंबे हों, नेरो हों, सकरे हों, पतले हों,
which have two dimensions difficult to measure precisely are measured in linear or running unit. जो पतले हों, सकरे से हों, लंबे हों, ठीक है, जिनमें दो डायमेंशन बहुत डिफिकल्ट हो मेजर करना, मतलब सकते हैं में लेंगे या रनिंग यूनिट में। ऐसे आइटम या वर्क विच आर डिफिकल्ट टू बी स्प्लिट अप इनटू टू सेपरेट आइटम्स एंड विच आर डिफिकल्ट टू मेजर आर मेजर्ड इन नंबर्स और यूनिट। जिनको मेजर नहीं कर सकते उनको डायमेंशन में थोड़ा मुश्किल है, उनको नंबर में नापेंगे। ये स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला, सम ऑफ द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच रिक्वायर स्पेशल टेक्निक इन कंस्ट्रक्शन आर मेजर्ड इन यूनिट में। जैसे स्टील है, रेनफोर्समेंट है, ये सब किस में नापेंगे? वजन में नापेंगे। तो यहां पर इसमें जो प्रिंसिपल है वो समझ लेना। पहला हमारे पास एक और क्या है? द आइटम्स ऑफ द वर्क विच आर मैसिव, जो बहुत ज्यादा हों, जो वॉल्यूमिनस हो, बल्कि हों, जो मोटे हों, विच हैव कंसिडरेबल डायमेंशन इन ऑल थ्री डायरेक्शन, तीनों डायमेंशन हो, उनको वॉल्यूमेट्रिक नापा जाएगा। ये वॉल्यूमेट्रिक की डेफिनेशन है। मैसिव, वॉल्यूमिनस, बल्कि, तीन डायमेंशन अलग अलग। द आइटम्स ऑफ द वर्क विच आर शैलो, जो उथले हों, डेप्थ कम हो, सरफेस वाले लग रहे हों, पतले पतले हों, जिसमें एक डायमेंशन नापना डिफिकल्ट हो, दो नाप सकते हैं, तो एरियल में जाएंगे। बात समझ में? तो जो मैंने आपको बात बताई थी, ये वही बात है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी तो उसमें से आपको और अच्छे से याद कर लेना। मैंने आपको बेसिक अप्रोच समझा दिया है पहले ही, ताकि आपको कुछ मतलब कंफ्यूजन ना हो। अब हम यूनिट समझ लेते हैं। तो देखो, नंबर वाले तो नंबर में नापे जाएंगे, सिंपल सी। अरे नंबर तो नेचुरल नंबर में नापे जाएंगे। नल कितना, चार पंखे, बहुत बड़ी चीज है। लमसम आइटम बता दिया, ये एज अ परसेंटेज लिए जाते हैं। जितना फाइनल जब एस्टिमेट बन जाता है, लमसम आइटम तो बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, उनको छोड़ देते हैं एस्टिमेशन में, उनको लास्ट में लिखते हैं। और जितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर आ गया, उसका परसेंटेज लिया जाता है इन सबको, लमसम को, जितने भी इसमें वर्क आएंगे, इनको पहले से नहीं लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक वर्क इसमें नापेंगे कॉमन सेंस से, क्यूबिक मीटर पूछेंगे तो। एरियल वर्क इसमें नापा जाएगा मीटर स्क्वायर में। लीनियर वर्क इसमें नापा जाएगा रनिंग मीटर में। और ग्रेविमेट्रिक वर्क इसमें नापा जाएगा कुंटल के अंदर। कुंटल, केजी भी नहीं करना है, कुंटल ही, ये ध्यान रखना। क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर क्यूब भी नहीं बोल सकते, लीटर भी नहीं बोल सकते, क्यूबिक मीटर। पर ऐसा नहीं कि लीटर में नहीं नापेंगे, केजी में नहीं नापेंगे, वो नापेंगे। वो कुछ चीजें एक्सेप्शन हो जाएंगी। हमसे अगर पूछा जाएगा तो हमें यही टिक करना है, सर यहां पे लीटर भी तो बोल सकते हैं, सर यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो अरे बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड की बात चल रही है। कुछ चीज ऐसी होगी जो मैं बोलूंगा कि उसको केजी में नापना है, कुछ चीज ऐसी होंगी जो मैं बोलूंगा उसको लीटर में नापना है, बट वो दे आर एक्सेप्शंस, दिस आर द स्टैंडर्ड्स। आगे बढ़ेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक वर्क इन विच ऑल थ्री डायमेंशन आर वेरिएबल और वर्क विच इज बल्कि इन नेचर। एग्जाम्पल क्या हो गया? अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, मिट्टी का खुदाई कार्य, आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क। और डायमेंशन कोई नहीं होती, सब अलग अलग होता है। एरियल वर्क के बारे में समझते हैं। द वर्क इन विच वन आउट ऑफ थ्री डायमेंशन इज फिक्स्ड और स्पेसिफाइड, स्टैंडर्ड्स के द्वारा, कोडल के द्वारा निर्धारित हो कोई एक डायमेंशन। जैसे डीपीसी वर्क, अगर आप जानते हो तो डैम प्रूफ कोर्स जो होता है वो पूरे भारत में 2.5 सेंटीमीटर पे किया जाता है, डीपीसी डैम। डाडो क्या होता है? जो भी बाथरूम होते हैं, ध्यान से आपने देखा होगा कि बाथरूम जो होती है वहां पे टाइल्स लगी होती हैं, हमारे सर की हाइट तक बाथरूम है। बाथरूम की जो 4 दीवारें हैं, देखो टाइल्स तो बाथरूम में फ्लोर पे होगी, वो फ्लोरिंग हो गया, बट बाथरूम में चारों दीवार में आसपास भी टाइल्स होती हैं, उसको डाडो बोलते हैं। दूसरा आपने देखा होगा किचन में जो किचन स्लैब होता है उसके सामने की जो दीवार है वहां भी हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए टाइल्स लगाते हैं, वो भी डाडो में आता है। तो ये स्क्वायर वर्क हो गया, स्क्वायर एरियल वर्क हो गया। अगला और क्या हो जाएगा? पेंटिंग, प्लास्टरिंग, ये सब हमारा क्या आ जाएगा? एरियल वर्क आ जाएगा। अगला समझते हैं लीनियर वर्क क्या है? ऐसे वर्क जिनमें 2 डायमेंशन फिक्स्ड होंगे, स्पेसिफाइड होंगे। जैसे अगर मान लो हम पूरे किसी शहर में, उसकी पूरी रोड में आपने सुना होगा कर्ब मार्किंग होती, कर्ब समझते? कर्ब जो पेवमेंट होता है, रोड होता है, उससे कोने पे वो हम मार्किंग करते हैं, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट।
करते हैं, रोड में आपने देखा होगा, तो वो कर्ब मार्किंग कहलाती है। अच्छा, पेवमेंट पे भी मार्किंग होती है, वो बीच में लाइन आती है व्हाइट, फिर गैप, फिर लाइन, देखा होगा आपने नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड वगैरह में। तो वो जो मार्किंग जब करेंगे और उसको किसी का टेंडर दिया जाएगा किसी कंपनी को, तो उसका जो मेजरमेंट है उस पर्टिकुलर चीज का, कर्ब मार्किंग या पेवमेंट मार्किंग, वो लीनियर में करेंगे क्योंकि पूरे शहर में लंबा करना है। अगर मान लीजिए कि हम यहां पर बात करें, आपने देखा होगा डाडो वर्क, अभी समझा। एक और वर्क होता है स्कर्टिंग। स्कर्टिंग क्या होता है? टाइल्स लगती हैं। आपने देखा होगा आजकल जो दीवारें होती हैं, नॉर्मल आपका हॉल है, आपका हॉल इमेजिन करो, उसमें जो दीवार है उसके नीचे आपने देखा होगा वहां पर टाइल्स लगी होती, एक टाइल्स आधी कटी हुई छोटी सी, पूरे रूम में जो जो मेन हमारे यूजफुल एरिया होते हैं वहां पर ऐसे टाइल्स लगाते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस, एस्थेटिक। कभी क्लीनिंग चल रही है, साफ सफाई चल रही है, घर में पानी वगैरह स्प्रे कर रहे हैं टाइल्स पर, तो दीवार गंदी ना हो, और एक एस्थेटिक पर्पस, तो उसको स्कर्टिंग बोलते हैं। स्कर्टिंग पूरे घर में होगी, उसका हाइट बहुत कम है, थिकनेस भी कम है, बट पूरे घर में हो रही, लंबाई ज्यादा है, तो वो लीनियर में आ जाएगा। आइटम्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन डायमेंशन, उनकी परचेसिंग, उनकी सेलिंग मार्केट में वजन पर आधारित हो, वो ग्रेविमेट्रिक। जैसे रेनफोर्समेंट बाइंडिंग वायर, स्टील एंड आयरन वर्क, कनेक्टर्स, ये सब। अगला आता है लमसम आइटम्स, वर्क ऑन दी वर्क और दी आइटम्स विच आर नोन, जो पता है, जो अननोन है वो तो कंटिंजेंसी है, जो पता है एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन, बट दे कांट बी एग्जैक्ट मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इज नॉट पॉसिबल। इनका जो बट देयर एग्जैक्ट मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इज नॉट पॉसिबल विद द अवेलेबल ड्राइंग आर टर्म्ड एज लमसम। जैसे क्या क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? प्लम्बिंग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? सैनिटेशन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? वाटर सप्लाई, और क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फैंस। इसमें परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, 500 स्टार। अगर आपसे पूछें कि हम यहां पर इलेक्ट्रिक जितने भी हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन 8%, प्लम्बिंग 8%, सैनिटेशन 8%, वाटर सप्लाई 8%, इलेक्ट्रिक फैन 4%। अब आप लोग इलेक्ट्रिक नंबर में ले सकते हैं और दोनों में से किसी एक चीज में ले सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना 8% खाली या अकेला है, ऐसा नहीं, सब मिलाकर 8%। जैसे आपको एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिफिकेशन और प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन और प्लम्बिंग कितना लिया जाएगा? ऑप्शन है 8% या 16%, तो आप टिक करोगे 8% क्योंकि उसने और लगाया है। अब वो बोलता है इलेक्ट्रिफिकेशन एंड प्लम्बिंग दोनों चीजें, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16, तो 16 आंसर होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन एंड प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन तो 24, बट इलेक्ट्रिफिकेशन और प्लम्बिंग और सैनिटेशन और वाटर सप्लाई 8%। इस तरह से क्वेश्चन इसका आएगा। आगे बात समझ में? चलो, अब नंबर्स में क्या आ जाएगा? जैसे इलेक्ट्रिक एसी जो लगते हैं किसी बिल्डिंग में, यूरिनल्स जो होते हैं, वाटर क्लोजेट मतलब जो लेवेटरीज होती हैं, वॉश बेसिन, इनको कई बार नंबर में लिया जाता है। जैसे ब्रिक्स नंबर में नापते हैं, सीमेंट एक नंबर में नापते हैं, जो नल होते हैं टैप, इनको नापते हैं नंबर में। जो ट्रैप्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा ट्रैप्स का, नानी ट्रैप, गली ट्रैप, ये सब ट्रैप, ये सब नंबर में नापते हैं। अब है हमारा एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। अब एक्यूरेसी पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं एक्यूरेसी क्या होता है। देखो, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जब भी हम कोई वर्क का मेजरमेंट कर रहे हैं, या तो लेंथ मेजर कर रहे हैं, या विड्थ मेजर कर रहे हैं, या डेप्थ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो आंसर आया, कोई भी डमी एग्जांपल ले लेते हैं, आंसर आया 2.3, ऐसा कुछ आंसर आया। मान लो मैंने दीवारें उसकी लंबाई नापी, तो वाई 25306 mm, एक दीवारें उसकी लंबाई नापी। अब मुझे रिकॉर्ड बुक में लिखना है, मैं एस्टिमेशन कर रहा हूं, तो मैं इसको मीटर में क्या लिख सकता हूं? 2.5306 मीटर, या मैं ऐसा लिखूं, ऐसा भी लिख सकता हूं 2.530 मीटर,
या मैं लिख सकता हूं 2.53 मीटर, या मैं लिख सकता हूं 2.5 मीटर, या मैं लिख सकता हूं 2.6 मीटर अप्रोक्सीमेटली, या मैं लिख सकता हूं 2.54 मीटर, या मैं लिख सकता हूं 2.531 मीटर। तो ये हमारा, मान लो ये हमारी वैल्यू ट्रू वैल्यू थी या ये मेजर्ड वैल्यू है, तो जब मैं उसको रिकॉर्ड में लिखूंगा जहां लेंथ विड्थ डेप्थ, तो मुझे कितना सटीक नापना है। जैसे अगर हम मीटर में देखें तो ये इसकी ट्रू वैल्यू हो गई, तो जो मैं मेजर्ड करूं, मान लो ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई, ट्रू वैल्यू, और ये जो सारी मैंने आपको बताई ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है जो हम नाप रहे हैं या लिख रहे हैं, रिकॉर्ड में लिख रहे हैं। तो वो कितनी करीब होनी चाहिए? क्या हमें 3 डेसिमल तक एकदम एग्जैक्ट जाना है, या 4 डेसिमल तक एग्जैक्ट नापना है, या 2 डेसिमल तक भी चलेगा, या 1 डेसिमल तक चलेगा, या और राउंड ऑफ कर सकते हैं, या पहले डेसिमल तक चलेगा उसके बाद कुछ भी आप करो फर्क नहीं पड़ेगा, या 2 डेसिमल तक तो जाना ही जाना है। ये सब होता है एक्यूरेसी। जैसे मान लो हमें कोई चीज नापनी है और उसका सही आंसर है, मान लो ये ट्रू वैल्यू, रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं बस, तो ये हो गई हमारी ट्रू वैल्यू। अब हमने बहुत सारी रीडिंग उस चीज की रिकॉर्ड करी, एक कोई दीवार की लेंथ नाप रहे थे और ये हमारा ट्रू वैल्यू है, और ये वाली है हमारी मेजर्ड वैल्यू, और ये जो था हमारा, ये था हमारा ट्रू वैल्यू जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए। अब हम जो नाप पा रहे हैं ये नाप पा रहे हैं। अब मान लो ये यहां पे आ रही है, इससे दूर दूर आ रही है, तो अब एक वैल्यू मेरी ये आई, ऐसे अलग अलग वैल्यू है। तो ये वाली जो मैंने वैल्यू रिकॉर्ड करी है, ये वाली, ये सबसे हाई एक्यूरेट कहलाएगी। एक्यूरेसी का मतलब होता है हम जो वैल्यू नाप रहे हैं या लिख रहे हैं के कितना करीब है। एक्यूरेसी का मतलब होता है द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टूवर्ड्स ट्रू वैल्यू। जो हम नाप रहे हैं या जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सही वैल्यू के कितना करीब है, उतना रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आएगा। और अगर एक एक लेंथ एक एक विड्थ बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक लेंथ एक एक विड्थ एक एक डेप्थ, या हर एक आइटम जब सही से नापा जाएगा या लिखा जाएगा तभी सही आंसर आएंगे सबके, और तभी ऐसा होगा कि जो एस्टीमेट बनेगा वो फाइनल कॉस्ट के करीब जा सकता है। इसलिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटी सर्वे के प्रिंसिपल पढ़ते हैं, सर्वे का प्रिंसिपल क्या, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब पहले छोटी छोटी चीजों में आप एरर को कम रखें, तो अपने आप जो बड़े पे जब जाएंगे आप शिफ्ट होंगे तो अपने आप आपका एरर कम आएगा। अगर छोटी छोटी नापी या लिखी तो आपका एस्टीमेट गलत बन जाएगा। तो ये एक्यूरेसी का मतलब है। व्हाट डू यू वी मीन बाय एक्यूरेसी? द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टुवर्ड्स ट्रू वैल्यू। तो कितने डेसिमल, इसको लिस्ट काउंट भी बोल सकते हैं, कितने डेसिमल तक हमें सही जाके नापना है। 2.5306 से तो 2.6 चलेगा कि 2.5 चलेगा कि 2.53 होना चाहिए। तो इसमें हम समझते हैं यहां पर एक्यूरेसी का मतलब है इट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टुवर्ड्स ट्रू वैल्यू। व्हाइल टॉकिंग मेजरमेंट, इसमें हमें यहां पे ध्यान रखना है, जब भी हम एक्यूरेसी तो इसमें हमें ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड का नियम है, कन्वेंशन है। कन्वेंशन ये है कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक एकदम करेक्टली नापना है। कहां तक नापना है? 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब एवरी वर्क शुड बी मेजर्ड एक्यूरेटली अप टू 2 डेसिमल प्लेस। जैसे वॉल्यूमेट्रिक वर्क है, 2 डेसिमल का मतलब क्या? 2 डेसिमल का मतलब है 0.01 या फिर 1/100, यहां तक हमें एक्यूरेटली ना, मतलब वॉल्यूमेट्रिक वर्क हम किसमें नापते हैं? क्यूबिक मीटर में। तो एक्यूरेटली कहां तक बोलेंगे? 0.01 क्यूबिक मीटर। अब जरूरी नहीं एग्जाम में आपसे क्यूबिक मीटर में पूछें, वो उस चीज को आपसे सेंटीमीटर क्यूब में भी पूछ सकता है। तो सेंटीमीटर क्यूब में क्या बताएंगे आप बताइए? मीटर में अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो 10 की पावर 6 आएगा, 10 की पावर 6 आएगा। तो ये 2 इससे खत्म हो जाएंगे,
तो हो जाएगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब। अगर mm क्यूब में पूछेंगे तो 100 और आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, तो 10 की पावर 7 mm क्यूब। 1 मीटर बराबर 100, 6, और 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4, और यहां पर सेंटीमीटर mm में करने तो 10 की पावर 7। अच्छा, अगर लीटर में पूछा तो हम जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो 10 की पावर 3 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो 0.01 क्यूबिक मीटर मतलब लीटर में कितना होगा? 1000 का मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 10 लीटर। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक वर्क में पूछे कितना एक्यूरेटली, आपके 4 आंसर हो सकते हैं, 0.01 क्यूबिक मीटर, या 10 लीटर, या 10 की पावर 4 क्यूबिक सेंटीमीटर, या 10 की पावर 7 क्यूबिक mm क्यूब। एरियल में कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में 100 का 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। करेंगे तो और 10 आएगा, तो 10 की पावर 4 mm स्क्वायर। लीनियर में 0.01 मीटर, सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और mm में बोलेंगे तो 10 mm तक एक्यूरेटली नापना है। ग्रेविमेट्रिक में बोलेंगे तो 0.01 कुंटल, क्योंकि इनको कुंटल में नापते हैं। इसी को टन में बोले तो हम जानते हैं 1 कुंटल बराबर 100 kg होता है, और 1 टन बराबर आपका 1000 kg होता है, या फिर 10 कुंटल होता है, ठीक है। तो 1 कुंटल बराबर 1/10 टन होगा, तो 10 का डिवाइड और हो जाएगा। मतलब अगर टन में पूछा तो 0.001 टन होगा। अगली बात समझ में? इसी को अगर मैं केजी में करूं कितना होगा? मैं यहां लिख देता हूं 0.001 टन। अगर मैं केजी में करूं तो केजी में कितना हो जाएगा? कुंटल में कितना आएगा? 100 kg, 100 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1 kg। और नंबर तो देखो, नंबर होता है जो नेचुरल नंबर है उसमें कुछ नहीं है। तो वॉल्यूमेट्रिक में ये ध्यान रहेगा 4, लीनियर में ये, और ग्रेविमेट्रिक में 2 डेसिमल तक नापना। ये एक्यूरेसी हो गई, क्लियर। अब एक्यूरेसी जब आती है तो इसमें 2 क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट नोट की तरह आपको याद रखना है। मतलब अब 500 स्टार की मैं बातें करूंगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो एग्जाम में पूछी गई हैं। पहला इसमें नोट है वो समझना। इसमें क्वेश्चन आता है कि जब मान लो अगर हम कोई वर्क को मेजर कर रहे हैं, और मान लो उसमें हम नाप रहे हैं, लेंथ नाप रहे हैं और विड्थ नाप रहे हैं। लेंथ बड़ा डायमेंशन है मान लो, और विड्थ जो है वो स्मॉलर डायमेंशन है। तो जब भी हम किसी आइटम या वर्क करेंगे तो जो लार्जर डायमेंशन उसमें ज्यादा एक्यूरेसी बरतनी है या स्मॉलर में? ज्यादा किस में रखनी है? या दोनों में ही सेम रख सकते हैं, या नन ऑफ दिस? ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लार्जर डायमेंशन को ज्यादा सटीकता से नापने की जरूरत है या स्मॉलर को? ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे एक बार में समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, मान लेते हैं हम कहीं पे लेंथ और थिकनेस मतलब कोई विड्थ नाप रहे थे, ऐसा कुछ आप मान लो, लेंथ या कोई विड्थ, एक डमी एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो ट्रू वैल्यू थी लेंथ की 2 मीटर, थिकनेस की या विड्थ की ट्रू वैल्यू थी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में कितना होगा? 0.3 मीटर। तो इसका एरिया कितना बन जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ, मान लो डमी एग्जांपल 2 इंटू 0.3 कितना हो गया हमारे पास? 0.6 मीटर स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? ये ट्रू वैल्यू है, लंबाई सही है 2 और सही है 0.3। अब क्या हुआ? मैंने मेजर्ड वैल्यू, मुझसे नापने में, मान लेते हैं मुझसे लंबाई नापने में मिस्टेक हो गई, मैंने विड्थ सही नापी, विड्थ मैंने यहां भी नापी 0.3 मीटर, ट्रू एंड मेजर्ड मैचेस। बट जब लंबाई नाप मुझसे गलती हो गई, मैंने इसको 2.1 मीटर नाप लिया। अब जरा दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? अगर आप समझो तो ये हमारे पास लगभग आएगा 0.63 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरर आ गया। इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें हमारा कितना एरर आया, यहां पर +0.03 का एरर आ गया।
आना 0.6 था, बट आ कितना गया 0.63, 0.03 का एरर है। इसमें समझते हैं, लेंथ तो मैंने इस बार नापी 2 मीटर, बट विड्थ नापने में गलती हो गई। मैंने विड्थ नाप ली मान लो 25 सेंटीमीटर, मतलब मैंने नाप ली 0.25 मीटर, इतनी मैंने कुछ नाप ली। ज्यादा कोई तब बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, थोड़ा बहुत तो आया। यहाँ पे कितना था, ये 200 सेंटीमीटर था, ये 200 सेंटीमीटर था, और ये 210 सेंटीमीटर है। यहाँ तो मैंने 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा नाप लिया। यहां तो मैंने बस खाली, ये थी सही वैल्यू 30 सेंटीमीटर, मैंने खाली 25, 5 ही कम नापा है, 5 की गलती हुई है बस। अब आप समझना क्या होगा, जब इस पॉइंट में अप्लाई करूंगा तो बताओ कितना आंसर आएगा। 25 × 2, ये लगभग हमारे पास हो जाएगा कितना 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 0.5। अब इस केस में जरा आप एरर देखो कितना आया, यहां पे एरर आ गया माइनस का 0.1, और यहां पे जो एरर आया वो आया प्लस का 0.03। कौन सा एरर बड़ा आ रहा है, किस केस में एरर बड़ा आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप देखो तो इस केस में हमारा जो एरर है वो ज्यादा आ गया, मतलब देखते ही देखते, क्या बोलते हैं वो, देखते ही देखते क्या से क्या हो गए। अब देखो इसको, ये true value थी हमारी, यहां पर हमने 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया था, और यहां पे बस हमने 5 सेंटीमीटर ही कम लिया, फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। ये 0.1 है और वो 0.03 मीटर स्क्वायर है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट, स्मॉलर डायमेंशन जो छोटे हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू लार्जर वन। क्योंकि अगर लार्जर में गलती होगी तो वो 2 या 3 डेसिमल बाद रिफ्लेक्शन देगी, पर अगर छोटे में मिस्टेक हुआ तो वो पहले पोजीशन पे ही रिफ्लेक्शन मार देगी। तो देखते ही देखते क्या से क्या हो जाएंगे। अगले इस पर आते हैं, नेक्स्ट अगला एक और क्वेश्चन आता है। मान लो 2 प्रकार के वर्क हम मेजर कर रहे हैं, ए और बी। ये हो गया हमारे पास क्वांटिटी और एक हो गया हमारे पास रेट। एक ऐसा वर्क है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है बट रेट कम होता है, और एक ऐसे वर्क भी होते हैं जिनका क्वांटिटी कम करनी पड़ती है बट उनका रेट हाई होता है। किसको ज्यादा एक्यूरेटली आप मेजर करोगे, किस वर्क को? द वर्क विथ हायर क्वांटिटी और द हायर रेट, विच वर्क हैज टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली? तो इसमें ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा बच्चों, ऐसा वर्क जिसकी क्वांटिटी कम हो बट रेट जिसका ज्यादा हो, उसको हमें ज्यादा एक्यूरेटली से नापने की जरूरत है। इसका सिंपल सा रीजन है, देखो मान लो कि आपके पास में, आपके घर में आपके पास कोई एकाध, मान लो चप्पल है, स्लीपर्स होती हैं घर के बाहर हम रखते हैं जनरली, शू केस होता है उसमें 10-15 प्रकार की अलग अलग स्लीपर्स थी। आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो, अचानक किसी रात में चोर आए और आपका शूकेस उठा के ले गए। एक कंडीशन ये, बहुत सारे वो थे बट जो शूज थे वो आपके 100-150 वाले। बट वहीं पर अगर मान लो आपके घर में आपकी माताजी या मम्मी के पास में कुछ कान का सोने का था, महज कितना ग्राम होगा आप जानते हो, 10 ग्राम भी नहीं, 1 तोला के बराबर होगा, वो घूम गया या चोरी हो गया, किसमें ज्यादा घर वाले चिंतित होंगे? आप खुद जानते हो, सोने के अंदर, ना कि जूते में। ऐसी सेम चीज आप देखो, जैसे मान लो ब्रिक वर्क है, अब ब्रिक जो होती है, मैं ब्रिक्स की बात करूं या ब्रिक्स, तो ब्रिक्स ऐसी होती हैं जो लाखों करोड़ों में लगती है किसी बिल्डिंग में बनने में, बट एक ब्रिक कितने की आती है? 7 रुपए की। तो अगर मान लो, क्या इसका रीजन क्या है? रीजन ये कि जब मान लो ब्रिक बज भी गई, मान लो मैंने गलत मेजरमेंट किए और ब्रिक आनी थी 5,70,000 और मैंने 6 लाख मान लो ले ली, तो थोड़ी बहुत बज भी गई तो आज बहुत बड़ी बात नहीं, उसको किसी और कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, और अगर सप्लायर हमारा तो उसको फिर भिजवा देंगे, किसी और को दे सकते हैं। अब अगर जैसे आप रेनफोर्समेंट या बाइंडिंग वायर की बात करो, लोहा बहुत महंगा आता है, कम से कम 4800 रुपए कुंटल के आसपास है, 4800 रुपए कुंटल, 5,000 रुपए कुंटल लगभग, 5,000 के आसपास। अब आप सोचो, अगर सरिया
लिया और सरिया गलत नाप लिया और चाहिए था 2 कुंटल और हम 3 कुंटल मंगवा लिए और गया तो शायद ही सप्लायर ले, और जरूरी कि वो कहीं और यूज हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी, वो खराब हो गया तो वेस्टेज कितना ज्यादा होगा। मान लो 300 ईंटें साइड पर बच गई, बारिश हो गई, उतना दर्द नहीं होगा, पर 300 सीमेंट की बोरी बाहर पड़ी रह गई और बारिश हो गई, हार्ट अटैक आ सकता है कॉन्ट्रैक्टर को। सो द वर्क विथ हायर रेट्स should be measured more accurately than the work with higher quantity and lower rates. I hope आपको एग्जांपल से प्रॉपर समझ में आया होगा। अब ये तो मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे पास वर्क है इन सब में 2 डेसिमल, कितने 2 डेसिमल प्लेस तक आपको नापना है। ऐसे कुछ वर्क होते हैं 3 वर्क जिनमें हम 2 नहीं, हमें 3 डेसिमल तक और एक्यूरेटली नापना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महंगे महंगे कार्य होते हैं और वहां थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ तो गलतियां हो सकती, पैसा बर्बाद हो सकता है। ऐसे 3 वर्क है, स्टील वर्क, आरसीसी वर्क और वुडन वर्क। तो इनका थोड़ा सा अलग नियम है। इनमें नियम यह है कि जब भी इनका लेंथ या विड्थ या डेप्थ, सुन लेना ध्यान से, जो भी हमारे पास वर्क हैं इन सब वर्क को ऐसे नाप नहीं, बट जब आरसीसी या वुडन वर्क या स्टील वर्क के जब भी लंबाई विड्थ डेप्थ नापोगे, स्टील वुडन और आरसीसी में डायमेंशन नापोगे, का, स्लैब का, कॉलम का, या फर्नीचर नाप रहे हो, दरवाजा नाप रहे हो, या लोहे का दरवाजा नाप रहे हो, या स्टील की रेलिंग नाप रहे हो, या स्टील की जाली नापनी कितनी लगनी है, तो उसमें जो लेंथ विड्थ डेप्थ जो भी नापोगे वो आपको 3 डेसिमल प्लेस तक नापनी है। इसमें भी थोड़ा सा चेंज है। 3 डेसिमल मतलब 0.001 मीटर का मतलब है 1 mm। उसमें भी थोड़ी सी हेरा फेरी है, वो समझना। स्टील और आयरन वर्क बहुत महंगा होता है, तो यहां पर हम 0.001 मीटर तक नापेंगे सटीकता से, मतलब 1 mm तक, 1 mm तक। अगर वुडन वर्क का पूछेगा तो आप करेंगे लीनियर डायमेंशन, जब भी नापेंगे 0.00, क्योंकि थोड़ा उतना महंगा नहीं होता है, तो 2 मीटर मतलब 2 mm तक का प्लस माइनस 2 mm चलेगा, 2 mm आगे पीछे चलेगा, इसमें प्लस माइनस। आरसीसी वर्क थोड़ा सा और चलेगा, कंक्रीट आ जाता है, कंक्रीट जो होता है थोड़ा सस्ता हो जाता है, रेनफोर्समेंट वो महंगा, तो वो उसको कम कर देता है, तो वहां थोड़ा रिलैक्सेशन है, तो उसमें है 0.005 मीटर या फिर 5 mm, तो मतलब प्लस माइनस आगे पीछे चलेगा, प्लस माइनस। ये ध्यान रखना, स्टील का याद रखना है, स्टील में ज्यादा है, फिर वुडन में, फिर आरसीसी में, ऐसे याद रखना। और क्या बताया आपको तरीका, 1 mm, 2 mm और 5 mm, भूलने का नहीं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अब अलग अलग कुछ वर्क हैं, उनके डायमेंशन आपको याद रखने हैं। अब हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम सभी वर्क को डिटेल में 15, जैसे वर्क तो बहुत सारे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, रोड प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट, ऐसे 100 वर्क होते हैं, सबको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। हम उसमें से कुछ 15 वर्क ऐसे जिनको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, सोलिंग कार्य क्या होता है, आरसीसी वर्क इन फाउंडेशन, फ्लोरिंग वर्क, रूफिंग वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, वार्निशिंग, डिस्टेम्परिंग, वुडन वर्क, आरसीसी वर्क, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर उस जितने भी वर्क हैं उन सबका मैं यूनिट आपको यहां बता रहा हूं, ये टेबल है, इसको आप ध्यान से याद कर लेना, जो मेन है वो मैं मार्क करते जाऊंगा। डेमोलिशन, अगर आपसे पूछें, डेमोलिशन मतलब कोई पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, पुरानी हो चुकी है, नई उसकी जगह बनानी, तो पुरानी को तोड़ना पड़ेगा, उसको डेमोलिशन बोलते हैं। तो डेमोलिशन वर्क क्यूबिक मीटर में नापेंगे, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर का डेमोलिशन जो है वो स्क्वायर मीटर, और जो पेविंग वर्क मतलब पेवर वगैरह पेवमेंट, किसमें नापना है, स्क्वायर मीटर में। एक्सकेवेशन वर्क खुदाई कार्य क्यूबिक मीटर में, ये ध्यान रखना। सरफेस ड्रेसिंग वर्क, सरफेस ड्रेसिंग मतलब शेप देना, पत्थर वगैरह में शेप देते हैं ना, सरफेस ड्रेसिंग बीएमसी में पढ़ा हुआ है, स्क्वायर मीटर में, ये दो ध्यान रखना। एक्सकेवेशन पाइप एंड केबल, अगर पाइप या केबल डालने के लिए किसी शहर की रोड में खुदाई हो रही है, बीएसएनएल का पाइपलाइन, इंटरनेट पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, कोई केबल डल रही है, इंटरनेट केबल, तो रनिंग मीटर में करते हैं। ये 3 आप इतने ध्यान रखना, ये इतने इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ क्यूबिक मीटर, ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल स्क्वायर मीटर, ये पूछते हैं,
इसको हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल भी बोलते हैं। हनीकॉम पूछे मतलब उसमें केविटी होती है, हनीकॉम क्या है मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मेन किसकी याद रखनी वो बता रहा हूं। रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क पूछे क्यूबिक मीटर, ब्रिक वर्क इन आर्च पूछे क्यूबिक मीटर, ध्यान रखना आर्चेस का पूछते हैं। कॉर्बेल कॉर्निस ग्रूव, कॉर्बेल डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या होते हैं, अभी ध्यान रखना रनिंग मीटर में नापते हैं। कॉर्बेल क्या है, कॉर्निस क्या है, और केपिंग या कॉपिंग वर्क है, तीनों डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। स्टोन मेसनरी मतलब पत्थर से दीवार बनाना, क्यूबिक मीटर में नापते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट याद करना, ये आप ही को याद करने पड़ेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसको आप आराम से फिर उसमें याद करना। ब्रिक बेड, लाइम कॉन्क्रीट, ब्रिक बेड का किसी एक का याद कर लो, ब्रिक बेड कोबा जनरली पूछते हैं, ब्रिक बेड कोबा क्यूबिक मीटर। फिर आरसीसी वर्क है क्यूबिक मीटर में नापते हैं, इसको याद रखो। फिर उसके बाद डैम प्रूफिंग कोर्स स्क्वायर मीटर में नापते हैं, याद रखो। आरसीसी वगैरह याद जरूरी नहीं है। रेनफोर्समेंट स्टील केजी में नापते हैं, मेन इसका ध्यान रखना कुंटल हम मार्क करेंगे ना कि केजी। अगला है सेंटरिंग एंड शटरिंग, स्क्वायर मीटर में नापते हैं सेंटरिंग शटरिंग को। स्टोन वर्क फॉर कॉपिंग में आपको पढ़ाऊंगा, आपको बताया तो उसको भी रनिंग मीटर में याद रखो। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्टोन वर्क फॉर शेल्फ मतलब अलमारी वगैरह, अलमारी में जो भी हम पत्थर लगाएंगे शेल्फ अलमारियों में, स्क्वायर मीटर में। उसके बाद अगला है वुडन वर्क, डोर्स विंडोज का जो फ्रेम बनती है चौखट या फ्रेम, क्यूबिक मीटर, ये ध्यान रखो, ये भी पढ़ाऊंगा डिटेल में। वुडन शटर, डोर्स विंडो शटर मतलब वो पल्ला, दरवाजे का पल्ला, पैनल्स, स्क्वायर मीटर में नापते हैं। फिर वुडन ट्रस, वुडन स्टेयर, वुडन कॉर्निस, वुडन फ्लोरिंग को याद करने की जरूरत है, जो मैंने मार्क करे वो मेन याद रखना है। स्टील वर्क में बात करते हैं, अगर आपसे पूछे रोल्ड सेक्शन, बोल्ट, नट, वॉशर, जो भी नट वट है सब किस में नापेंगे, केजी में। आपसे पूछे कोलेप्सिबल गेट मतलब चैनल गेट, ठीक है। और एक आपसे पूछा जाए रोलिंग शटर, शटर आप जानते हैं क्या होती है, वर्टिकल वाली, इन सबको स्क्वायर मीटर में नापते हैं, ठीक है। ये मेन पूछ सकते हैं। स्टील या जीआई पाइप का इसमें नापेंगे रनिंग मीटर में, ध्यान रखना। और उसके बाद ये फेंसिंग वगैरह छोड़ दो। स्टील की रेलिंग मतलब जो हैंडल होती है स्टील की, वो रनिंग मीटर में नापेंगे, रेलिंग्स स्टील की, इसको ध्यान रखना। फ्लोरिंग में ध्यान रखना, डाडो बताया था अभी, डाडो बाथरूम और किचन में टाइल्स स्क्वायर मीटर। स्कर्टिंग जो नॉर्मल हॉल या बेडरूम होते हैं उसमें टाइल्स लगती है नीचे की तरफ, फ्लोर नहीं, दीवार पे जो लगती है छोटी सी एक लेयर लगती है, वो रनिंग मीटर में नापते हैं, पूछते हैं, ये ध्यान रखना। स्कर्टिंग, ठीक। अगला कोई भी टाइल फ्लोरिंग है, टाइल फ्लोरिंग का ध्यान रखो स्क्वायर मीटर में। अगला है हमारे पास मैंग्लोर टाइल, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगला आप ध्यान रखो ग्लेजिंग, ग्लेजिंग मतलब कांच वांच के जो भी काम है स्क्वायर मीटर में, कांच के जो भी काम, ग्लास वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखो वाटर सप्लाई सीवेज पाइप रनिंग मीटर में। अगर आपसे पूछे बीब कॉप या जो भी ट्रैप आते हैं, गली ट्रैप, नानी ट्रैप बताया था, मेन वाटर क्लोजेट, लेवेटरीज, यूरिनल्स, ये सब नंबर में नापते हैं, इसको ध्यान रखो। सीमेंट का पूछते हैं, सीमेंट का एक बोरी 50 केजी का होता है, सीमेंट को नंबर ऑफ बैग्स में नापते हैं, सीमेंट का ध्यान रखो। सैंड ग्रिड जरूरत नहीं है। व्हाइट सीमेंट का एक बैग 5 किलो का आता है, बैग में नापते हैं। ब्रिक्स नंबर में नापते हैं, ध्यान रखो। लकड़ी को हम क्यूबिक मीटर में नापते हैं, तो ये ध्यान रखो। रेनफोर्समेंट शीट जो लोहे की जालियां आती हैं, चादरें, उनको केजी में नापते हैं, टाइल्स का जरूरत नहीं है। एडेसिव मतलब जो भी फेविकोल वगैरह फर्नीचर में यूज करते हैं वो केजी में नापते हैं। प्राइमर, पेंट, ठीक है, ये सब हम किस में नापेंगे, लीटर में। देखो पेंट भी दो प्रकार के होते हैं, अगर आपका स्टीफ पेंट है, स्टीफ पेंट मतलब गाढ़ा पेंट है, तो केजी में नापेंगे। और अगर रेडी मिक्स पेंट है, ऐसे भी पेंट आते हैं मार्केट में जो बस मिले हुए उनको बस दीवार पे लगाओ, पतले होते हैं, उनको लीटर में नापते हैं। तो अगर आपसे पेंट का पूछ रहे हैं और पेंट में कोई खास वर्ड उन्होंने नहीं दिया तो पेंट में हम लीटर ठीक करेंगे, बट अगर बोलता है स्टीफ पेंट, गाढ़ा पेंट, तो केजी में, और रेडी मिक्स पेंट तो लीटर में, वो पतला होता है। अगर आपसे पूछते हैं बाथरूम एक्सेसरीज, नंबर में आ जाएगा। प्लाईवुड शीट पूछते हैं, तो प्लाईवुड शीट किसमें हम करेंगे, प्लाईवुड शीट, आपको इसमें
ठीक है, एक और ध्यान रखना, ये एसएससी में पूछा गया था, एक्सप्लोजिव जो नापते हैं, एक्सप्लोजिव का मतलब जो बारूद वारूद होता है, ये कहां यूज करता है? जो क्वेरिंग एक्टिविटी करते हैं, बीएमसी में आपने पढ़ा होगा, जब हम चट्टानों को तोड़ते हैं छोटे छोटे शेप्स के लिए, स्टोन्स प्राप्त करने के लिए क्वेरिंग करते हैं, डायनामाइट लगाते हैं, और कई बार हमें टनलिंग एक्टिविटी करनी पड़ती है तब करते हैं। तो टनलिंग में या जहां पे स्टोन क्वेरी होती है वहां पर क्वेरी साइट जो होती है, और हम कहीं उसका दें, पहले के टाइम में जो कुएं वगैरह बनाने होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में पानी निकालने के लिए, तो कुएं बनाने के लिए भी अगर स्ट्रेटा बहुत हार्ड है तो डायनामाइट का इस्तेमाल करते थे। तो एक्सप्लोजिव किस में नापते हैं? तो एक्सप्लोजिव को केजी में नापा जाता है, ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है। ठीक, सो बच्चों ये था हमारा पूरा डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मैंने मार्क कर दिया, उनको आप मेन ध्यान रखना। बाकी अभी ये यूनिट में लास्ट पार्ट बचा है, 15-16 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क है जिनको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, तब जाके यूनिट नंबर 1 खत्म होगा। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन, सोलिंग कार्य क्या होता है, कॉर्निस क्या होता है, कॉर्बेल क्या होता है, कॉपिंग कार्य क्या होता है, आरसीसी का जाली वर्क या जाफरी वर्क क्या होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्क हैं जिनको मैं इमेजेस के साथ, डायग्राम के साथ आपको बहुत अच्छे से उसको समझाऊंगा डिटेल में हर एक चीज, तो उनके बारे में आप चिंता मत करना। इनमें से जितने भी मैंने वर्क मेजर करे, मेंशन किए हैं, इसी में से कुछ ऐसे 15 हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं उसकी पूरी कहानी रूपरेखा पीछे की आपको समझाऊंगा, आपको अपने आप पूरा याद हो जाएगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। वो क्यूएससी अगर आप पढ़ रहे हैं यहां पर मेरे साथ, तो आप सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरे सेशंस को लगातार आप देखते चलिए, सब एग्जाम के लिए कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा, दिस इज माय गारंटी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अगर आप इसी तरह से डिटेल पढ़ना चाहते हैं मेरे और मेरी टीम के साथ, तो एप्लीकेशन पे सार्थक बैच अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सभी एग्जाम्स के लिए फोकस कर रहे हैं तो विजय बैच आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापे के कोर्स अवेलेबल है, और एसएससी टेस्ट सीरीज चाहिए तो एसी प्लस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आज का जो हमारा सेशन है इसका पीडीएफ आपको एसी प्लस ऐप एंड व्हाइट डिस्कशन चैनल पर मिल जाएगा। पुराने जितने भी लेक्चर हुए उनका भी पीडीएफ यहां मिलेगा, अगर आपने सेशन नहीं देखे तो प्लीज उनको जाके चेकआउट करें, कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। रेलवे इंजीनियरिंग चल रहा है, टाइमिंग क्या है रेलवे इंजीनियरिंग का? 6:30, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 4 PM, फ्लूइड मैकेनिक्स 5:30 PM, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग दिन में 12 बजे। और आपको अगर कुछ भी डाउट आता है इसमें तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, जो भी आपको डाउट होगा, मंडे फ्राइडे जो भी हम पढ़ेंगे, तो सैटरडे के दिन आप और हम लाइव जुड़ेंगे, आपके सारे डाउट्स मैं वहां पे सॉल्व करूंगा, और काफी सारे क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा उसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो वो सेशन होगा हमारा क्यूएससी पर चर्चा। और इस संडे को हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए डीडीए जेई जो एग्जामिनेशन है उसका प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। सो चैनल से बने रहिए और सारे अपडेट्स यानी कम्युनिटी पोस्ट वगैरह को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।